सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ये लेक्चर में स्वागत है। हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक लॉ ऑफ टॉर्क्स के एक्सेप्शंस जो हैं उनके बारे में हम क्रम अनुसार पढ़ रहे हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकता के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, आवश्यकता के कार्य क्या होते हैं, कब किसी कार्य की कितनी आवश्यकता है और कब किसी कार्य में कितना कार्य करना आवश्यक होता है, ये इस टॉपिक के बारे में बताता है कि किसी कार्य के लिए कितनी आपको बल की ज़रूरत है, किसी कार्य के लिए कितनी आपको परिश्रम की ज़रूरत है। ऐसा कोई साइंटिफिक पैमाना तो है नहीं कि हम ये बता सकें कि इस कार्य के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। बस हाँ, मनुष्य अपनी एक उचित बुद्धि के द्वारा, एक अपनी युक्तियुक्त पूर्वानुमान के द्वारा, अपनी युक्तियुक्त सोच के द्वारा उस कार्य को वो अच्छी तरह से किस तरह से कर सकता है वो इसमें बताया गया है। आवश्यकता कितनी हो, ज़्यादा हो, कम हो, इसको मापने का कोई पैरामीटर नहीं है। बस काम अच्छी तरीके से और सुरक्षा की दृष्टि से हो जाना चाहिए, ये इसमें मेन है। यदि वो काम एक्सेस हो गया तो उसके लिए प्रतिवादी को दायी माना जाएगा, और यदि वो कार्य लिमिट के अंतर्गत है और प्रतिवादी ने युक्तियुक्त सावधानी, सतर्कता, सद्भावना से यदि वो कार्य किया है और उसमें यदि सामने को नुकसान भी हुआ है तो प्रतिवादी को उसके लिए दायी नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक जो सूत्र होता है वो सूत्र बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है कि जनहित ही सर्वोच्च विधि है, यानी जनता की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। यदि किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए यदि छोटा मोटा नुकसान हो रहा है तो वो प्रतिवादी को उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जनहित विधि ही सर्वोच्च विधि। इसको हम इंडियन पैनल कोड्स में भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी अब इसको पढ़ रहा हो। ये जो पार्ट है ये क्रिमिनल का भी पार्ट है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी पार्ट है, इसको हमें यहाँ समझना है। देखिए, लैटिन भाषा में एक कहावत है जो कि अन्यथा वेद नहीं है, उसे वेद आवश्यकता ही वेद बना सकती है। इसलिए कोई कार्य कितना होना चाहिए, उसमें कितना बल का प्रयोग होना चाहिए, वो एक युक्तियुक्त पूर्वानुमान व्यक्ति की सोच के द्वारा ही निर्धारित हो सकता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक सीधा सा नियम है, आपको रेमेडी किसी कार्य के लिए तभी मिलेगी जब युक्तियुक्त पूर्वानुमान ये लगाया जा सकता है, यानी साधारण व्यक्ति की सोच, यानी एक साधारण व्यक्ति भी सोच सकता है कि इस कृत्य का परिणाम यह होगा तो आपको रेमेडी मिलेगी। कोई कृत्य, उस कृत्य का परिणाम एक सामान्य युक्तियुक्त व्यक्ति द्वारा उसको लगाया जाना आवश्यक है, और यदि वो उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकता है तो उसके लिए रेमेडी उसको नहीं मिलेगी सामने वाले को। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कि जनहित के लिए व्यक्ति के हित यदि त्याग दिए जाते हैं तो उसमें जो जनता का हित होता है वो सर्वोच्च होता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के जरिए इसको समझाता हूँ, आवश्यकता कितना क्या होना चाहिए। जैसे चोरी करके भाग रहा है, अब वो चोरी छोटी है बड़ी है डजंट मैटर, बहुत कम पैसों की चोरी है, ठीक है। अब वो जैसे भाग रहा है पुलिस वाला उसके पीछे भाग रहा है, पुलिस वालों को अनुमान हुआ कि ये कोई बड़ी चोरी करके भागा है, जबकि वो छोटी सी सिंपल सी 5,000 या 10,000 की चोरी करके वो। पुलिस ने उसको रोकने के लिए कहा, जोर से चिल्लाया पुलिस वाले कि आप प्लीज़ रुक जाइए, वो नहीं रुका, जोर से चला, रुका नहीं। पुलिस वाले ने उसकी टांग पर गोली चलाने के बजाय पुलिस वाले ने उसकी पीठ पर गोली चलाई, और जैसे चलाई वो गोली उसकी रीढ़ की हड्डी को निकलते हुए, क्रॉस होते हुए उसके अंदर चली जाती है और व्यक्ति ऑन द स्पॉट वहीं डेड हो जाता है। ये जो कार्य था उस कार्य को हम किसमें मानेंगे? गोली आवश्यकता थी तो आप कहाँ चलाइए, पैर पे चलाइए जिससे वो अपराधी रुक जाए, न कि ऐसी जगह चलाइए जिससे वो ऑन द स्पॉट मर जाए। तो आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, इसका प्रयोग कितना होना चाहिए, इसका युक्ति का अनुमान कौन लगा सकता है? एक युक्तियुक्त बुद्धि वाला व्यक्ति कि इस कृत्य का परिणाम क्या होगा, ये किस तरह से होगा, है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल, एक घर में आग लग जाती है, आग बहुत भयंकर तरीके से फैल जाती है, बचाने का कोई साधन नहीं है और नहीं कोई अन्य गेट है। फायरमैन वाले आते हैं, अपनी सीढ़ी को ऊपर वाली बिल्डिंग में चढ़ाते हैं, वहाँ एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है, आग में फंसा होता है। एक ब्रेव फायरमैन वहाँ चढ़ जाता है और उस बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करता है। अब जैसे वो
कमरे के अंदर जाता है, आग चारों तरफ से बहुत फैल चुकी होती है, बचने की कोई संभावना नहीं होती है, तो वो क्या करता है, नीचे वालों कहता है कि आप इस बच्चे को संभालना, मैं इसको ऊपर से फेंक रहा हूँ। नीचे वाले आसपास से जो भी छोटी मोटी चादर मिलती है वो लेके आते हैं और बच्चे को ऊपर से फेंकता है। बट वो इंसिडेंट, वो बच्चा उस चादर में ना आकर क्या करता है, एक फ्लैट जगह पर गिर जाता है, वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो क्या प्रतिवादी उसके लिए दायी है क्या? समझने की बात है। वहाँ उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, किसके पास? प्रतिवादी के पास। क्या करे क्या नहीं करे, वैसे भी मरना है वैसे भी मरना है। तो उसने उसको बचाव करने के लिए जो भी अपना युक्ति माइंड से जो उसको सही लगा उस समय उसने उसका प्रयोग किया। और एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी यदि होता तो उसका वो इसी तरह से अच्छा यूज़ करता। तो उसके लिए उस प्रतिवादी को दायी नहीं माना। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसमें भी, एक क्रिक वर्सेस गैगरी वाला। बहुत पूछते हैं कि आवश्यकता का जो लीडिंग केस था वो कौन सा है, वो क्रिक वर्सेस गैगरी वाला था। एक औरत होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। औरत ने उस समय गहने पहने रखे होते हैं, तो उस औरत की साली ने उस समय सही कंडीशन ना मान के वो गहने उसकी डेड बॉडी से वो उतार देती है और उसको सेफ्टी से कमरे में रख देती है। बट वो गहने चोरी हो जाते हैं। अब जो औरत मरी उसके परिवार वाले उससे साली पर क्लेम करते हैं कि ये गहने आपने चोरी किए हैं या आपकी लापरवाही से गहने चोरी हो गए। तो अब इसके लिए किसको दायी माना जाए? उसकी साली को माना जाए या नहीं माना जाए? तो कोर्ट ने नेचुरल है उसकी साली को जिम्मेदार माना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर समय गहने उतार कर अगर आपको रखने भी है तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाए या उसके लिए उपयुक्त संसाधन का प्रयोग करें। आपने उठाकर इसको कमरे में रख दिया है, नेचुरल है, भीड़ भाड़ वाला घर है, लोग आएंगे और इस समय ऐसा इंसिडेंट होना लाजमी है, तो उसके लिए उसको माना गया। आप कोई भी ऐसे कृत्य करते हैं इसकी आवश्यकता है तो उसको सोच समझ के कीजिए, ऐसा मत कीजिए जिससे उसको नुकसान है। तो बल का प्रयोग भी उतना करना चाहिए जितना आवश्यक है। आवश्यकता से ज़्यादा यदि आप करेंगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। पुलिस वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, हथकड़ी का यूज़ करते हैं, जंजीर को यूज़ करते हैं, गोली चलाते हैं या जो भी करते हैं, तो वो एक बल और निश्चित सीमा का अंतर्गत करते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आवश्यकता का यूज़ तभी करना चाहिए जब वो जनहित के लिए सर्वोपरि हो, है ना। इसके दो टर्म भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, वह है व्यक्ति को क्षति कितनी हो रही है और संपत्ति को क्षति कितनी हो रही है। मानव समाज के आधारशिला होने के कारण मानव जीवन का महत्व भी समाज के लिए बहुत ही विशिष्ट है। यदि कोई व्यक्ति मानव शरीर को क्षति पहुंचाने पर आवश्यकता यह प्रमाणित करे कि बचाव का अन्य साधन उसके पास उपलब्ध नहीं था, तो उसके समक्ष दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वो अपना जीवन दे दे या वो दूसरे का जीवन ले ले। जिससे ए और बी दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, किसी बात को लेकर दोनों में आपस में मुठभेड़ हो जाते हैं। ए को गुस्सा आता है, ए बहुत गुस्से वाला होता है, वो अचानक बी को मारने के लिए उस गुस्से में पिस्तौल उठा लेता है। अब बी के पास कोई संसाधन नहीं है, बी के पास में लकड़ी पड़ी होती है। या तो अपने आप को बचाने के लिए उस लकड़ी का प्रहार उस पर करें या एक ही गोली सह ले, इससे वो मर जाए। तो बी ने क्या किया, पास की लकड़ी उठाई और उसके सर पे दे मारी, क्योंकि उस समय उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है कि वो कहाँ मारा है कहाँ नहीं मारा। और अचानक वो चोट उसको इस जगह ऐसी जगह लगी जो सिर का सर कॉमन पार्ट होता है, इतना सेंसिटिबल पार्ट होता है, जिसका व्यक्ति ए ऑन द स्पॉट मर गया। तो क्या बी उसके लिए दायी होगा क्या? तो नथिंग हो उसके लिए नहीं, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस उसका यूज़ किया। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, उसमें भी हमें समझना पड़ेगा कि बल का कितना प्रयोग, कितनी क्षमता, किस समय कितनी हो रही है, ये भी हमें यहाँ देखनी होगी और हमें इसको समझना होगा कि हम बल का प्रयोग कितना कर सकते हैं, कितनी आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हैं और कितना हो सकता है, ज़्यादा है कम है, कैसा है कैसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति वाला बुद्धि वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है, क्या उस समय उसको ऐसे अवसर थे कि वो अपना बचाव कर सकता था, या ऐसे अवसर बिल्कुल नहीं है कि सब तरीके उसके लिए ब्लॉक हो गए, तो वो अपने लिए किस तरह की आवश्यकता का यूज़ करे, ये वहाँ डिपेंड करता है, जो अलग अलग चीज़ों से तय होता है। एक संपत्ति को क्षति वाले के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको टाइटैनिक जहाज का देना चाहूँगा। जहाज में पानी भर जाता है, पैसेंजर की संख्या बढ़ती जाती है, क्या करते हैं पैसेंजर्स को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारा जो माल होता है उसको वो नदी में फेंक देते हैं या उस समुद्र में फेंक देते हैं। उद्देश्य क्या था? जहाज को बचाना। अब हम 1000 व्यक्ति की जान को बचाने के लिए यदि 50 व्यक्ति को निछावर भी कर देते हैं तो ये
जनित विधि सर्वोच्च विधि है इसके अंदर का एप्लीकेबल होती है। तो व्यक्ति को क्षति कितनी होती है, संपत्ति को क्षति कितनी होती है, उस समय परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, उस समय एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है, उस समय आपके पास कोई अल्टरनेट है या नहीं है, ये सब बातें इन पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आवश्यकता कार्य, ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।